दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों टारगेट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 40 को डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जीके और जीएस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं टारगेट सीरीज के अंतर्गत। और ये क्वेश्चंस हमने तैयार किए हैं दिल्ली पुलिस एग्जाम, यूपी पुलिस एग्जाम का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। और वीडियो के स्टार्टिंग में आपको 3 से 4 प्रश्न करंट अफेयर से भी देखने को मिल जाएंगे। ओके, जीके और जीएस के सबसे बेस्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल जीएस फाइटर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जीएस फाइटर्स आपका अपना चैनल है। ओके, और अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करना। चलिए, एज ऑलवेज हमेशा की तरह कहूंगा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है पहले खुद से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए। चाहे गलत हो या सही हो बाद का मैटर है, बट पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद जो हम डिटेल प्रोवाइड कराते हैं उसको ध्यान में रखिए। ओके, पहला प्रश्न पढ़िए। देखिए, भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की संभावनाएं तलाशने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित समिति का नेतृत्व कौन कर रहा है? देखिए, हाल ही में एक समिति का गठन किया गया है और उस समिति का काम ये है कि जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं उनको एक साथ किस प्रकार कंडक्ट किया जाए उस पर चर्चाएं, उसकी संभावनाएं तलाशने के लिए उसका मेन मुख्य काम है समिति का। यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो कंसेप्ट है उसको अमल में कैसे लाया जाए उस पर चर्चा करना इस समिति का मुख्य उद्देश्य है। आपको बताना है कि इस समिति के जो अध्यक्ष हैं वह कौन है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी या श्री रामनाथ कोविंद या श्री अमित शाह या श्री राहुल गांधी? देखिए, हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्री रामनाथ कोविंद। आपको पता होगा कि ये हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, इनको ही इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री रामनाथ कोविंद को आप देख सकते हो, ये हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं। भारत की केंद्र सरकार ने 1 सितंबर 2023 को श्री रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक समिति की स्थापना की थी और इस समिति का उद्देश्य पूरे देश में एक साथ लोकसभा यानी संसदीय चुनाव और विधानसभा चुनाव कराने की व्यवहार्यता की जांच करना है। ठीक है, ये हमारे 14वें प्रेसिडेंट थे और अभी जो प्रेजेंट में है वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, 15वीं प्रेसिडेंट हैं भारत की। ओके, और द्रौपदी मुर्मू जो हैं संथाल जनजाति से आती हैं। दूसरा प्रश्न है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सीईओ और अध्यक्ष रेलवे बोर्ड की, रेखा सिन्हा, सुनीता शर्मा, अनन्या पटेल या फिर जया वर्मा सिन्हा? देखिए, रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष बनी है जया वर्मा सिन्हा। ये बनी है रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष हैं और सीईओ भी हैं, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी है, यही है। ओके, चलिए इनके दर्शन करते हैं। ये हैं श्रीमती जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, जो राष्ट्रीय रेलवे प्रणाली के लिए शीर्ष निर्णय लेने वाली एक संस्था होती है। जो रेलवे बोर्ड होता है वो राष्ट्रीय रेलवे प्रणाली के लिए जो शीर्ष बॉडी होती है डिसीजन मेकिंग वाली, वो है। और यह 1 सितंबर को अपनी नई भूमिका ग्रहण करेंगी और उनका कार्यकाल 2024 यानी 31 अगस्त 2024 तक रहेगा। ठीक, ध्यान रखना, रेलवे बोर्ड की जो सीईओ और अध्यक्ष हैं जया वर्मा सिन्हा। चलिए, तीसरा प्रश्न है, डॉक्टर आर रवि कन्नन को रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आपको बताना है वह किस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं। देखिए, 2023 का रेमन मैगसेसे पुरस्कार मिला है डॉक्टर आर रवि कन्नन को और ये हैं आपके सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक, और ये बेसिकली बिलोंग्स करते हैं असम राज्य से। असम के कछार कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। इन्हीं को 2023 का रेमन मैगसेसे अवार्ड प्रोवाइड किया गया है। सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो होते हैं ये बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी का मतलब होता है जो ट्यूमर होता है यानी कैंसर जो होता है उसकी सर्जरी करना होता है। ठीक है, आर रवि जो कन्नन है यही हैं, इनको ध्यान रखना। इनको मिला है 2023 का रेमन मैगसेसे अवार्ड। ओके, चलिए चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के चोकुबा चावल को जीआई टैग मिला है? चोकुबा चावल जो है ये मिला है असम के चोकुबा चावल को। बड़ा ही ऐतिहासिक महत्व है इनका जो चावल का। एक्चुअली ये है कि जो अहोम राजवंश था, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने असम का एक राजवंश हुआ करता था अहोम राजवंश, वहाँ के सैनिकों का ये मुख्य भोजन रहा। कौन सा? जो चकोबा चावल है, इसको मैजिक राइस भी बोलते हैं। मैजिक राइस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको पकाने के लिए आपको कुकर की या फिर उसकी नॉर्मल पानी में भी ये पक जाते हैं। कुछ समय के लिए रख दो इनको तो ये फूल कर मोटे हो जाते हैं और खाने योग्य हो जाते हैं।
इसीलिए इनको मैजिक राइस भी कहा जाता है, ठीक है? और पकने के बाद ये हल्के चिपचिपे हो जाते हैं, ये कि इसकी खास बात है। और आप इन्हें बिना पकाए भी खा सकते हो, ठीक। अच्छा, दूसरा पिक देखिए आप इधर, ये जो है रामबन सुलई शहद है, और ये है जो भदरवाह राजमा है, इनको भी हाल ही में जीआई टैग मिला है, और बेसिकली ये बिलोंग्स करते हैं जम्मू एंड कश्मीर राज्य से, ठीक है। और ये दूसरी तरफ अपने ये मैजिक राइस जो है, चोकुआ चावल हो गए, ओके। चलिए, जीआई टैग का मतलब देखिए क्या होता है। जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में कोई उत्पाद है, कोई प्रोडक्ट है, जो केवल उसी क्षेत्र में बनाया या उत्पन्न किया जाता है। तो और उसके जैसा कोई भी वर्ल्ड में दूसरा उत्पाद नहीं होता है, उस क्षेत्र को इंडिकेट करने के लिए, उस प्रोडक्ट को इंडिकेट करने के लिए, और उसकी क्वालिटी में इम्प्रूव करने के लिए, और उसकी डिमांड को बढ़ाने के लिए जीआई टैग प्रोवाइड कराया जाता है। और वर्ष 2003 से जीआई टैग प्रोवाइड कराया जा रहा है, बट 2004 में पहला जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। ध्यान रखना, सबसे पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला था वर्ष 2004 में, ठीक है जी। चलिए, पांचवा प्रश्न है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? देखिए, रॉस द्वीप हुआ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप हुआ, और एक और है कौन सा, शहीद द्वीप, ठीक। इनको याद रखना, ये सभी बंगाल की खाड़ी में है, और एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर व्हीलर द्वीप का नाम रखा गया है। और ये बेसिकली जो हमारा ईस्टर्न घाट है, उससे लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है व्हीलर द्वीप, और 2015 में इसका नामकरण चेंज किया गया था, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर इनका इस द्वीप का नाम रख दिया गया था, ठीक है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे भूतपूर्व जो राष्ट्रपति रह चुके हैं, और एक बहुत ही महान वैज्ञानिक और मिसाइल मैन के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। चलिए, छठवां प्रश्न है, आपको बताना है मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? मनसबदारी प्रणाली क्या अकबर ने आरंभ की थी, शाहजहां, जहांगीर या बाबर? देखिए, इन सबको हटा दीजिए, ठीक है। ये प्रणाली शुरू की थी अकबर ने। अकबर के द्वारा इस प्रणाली की शुरुआत होती है, और आगे चलकर फिर 1574 में इसको जहांगीर ने मनसबदारी में दो सिस्टम लेके आया था, वो एक दो अस्पा और एक सिंह अस्पा, ठीक। शाहजहां ने इस जो जागीरदारी संकट से बचने के लिए इस मनसबदारी व्यवस्था में परिवर्तन को कमजोर कर दिया था, परिवर्तन करके। और औरंगजेब के समय सबसे ज्यादा मनसबदार हिंदू ही थे, बट उनमें से बहुत कम लोग थे जो उच्च पद पर थे, ठीक। मनसब एक पोस्ट हुआ करती थी मुगल काल में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मनसबदार जो थे औरंगजेब के समय में हुए थे, बट वो कुछ ज़्यादा खास पद पर, ऊंचे पद पर नहीं तैनात हो पाए, ठीक है। और औरंगजेब के बाद जो मनसबदारी व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है धीरे धीरे, ओके। सातवां प्रश्न है, राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? राखल लीला है आपके असम राज्य का, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। राखल लीला जो है असम राज्य का एक लोक नृत्य है, और बिहू भी असम का है लोक नृत्य, और पोंगल आपको मिलेगा तमिलनाडु में, ओणम केरल में, और सामा चकेवा बिहार में, नौटंकी उत्तर प्रदेश, और डांडिया रास गुजरात में। ये वहाँ के लोक नृत्य हैं। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ा कीजिए, क्या पूछा है, सही पूछा है या गलत पूछा है, हाँ पूछा है या ना पूछा है, ठीक है। उस चीज को थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ा कीजिए। देखिए, मानव शरीर की जो परमाणु संरचना होती है, उसमें जो लेड होता है, उसमें उस चीज की कोई आवश्यकता नहीं होती। एक्चुअली लेड जो होता है अगर बॉडी में पहुंच जाता है तो ये नुकसानदेह होता है, ठीक है। और बाकी के जो बहुत सारे सूक्ष्म जो खनिज पदार्थ होते हैं जिनकी बॉडी में आवश्यकता होती है बहुत ज़्यादा अल्प कम मात्रा में, ठीक है। जैसे सोडियम की ज़रूरत पड़ती है बॉडी को, आयरन की भी ज़रूरत पड़ती है, कॉपर, जिंक, आयोडीन, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, इस प्रकार के जो तत्व होते हैं, इनकी अल्प मात्रा में बॉडी को जो है आवश्यकता होती है, बट लेड जो है इसकी आवश्यकता नहीं होती है। एक्चुअली ये बॉडी के लिए हानिकारक होता है, लेड यानी सीसा जो होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि गर्भवती स्त्रियों में जो प्राय कैल्शियम और आयरन की कमी पाई जाती है, इसको आप याद रखना, बट लेड की आवश्यकता बॉडी के लिए नहीं होती है, ओके। चलिए, कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? कार्ले की जो बौद्ध गुफाएं हैं वो आपको मिलेंगी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में मिलेंगी कार्ले की बौद्ध गुफाएं। चलिए, इसके बारे में थोड़ी डिटेल और हम देख लेते हैं। देखिए, कार्ले की बौद्ध गुफाएं महाराष्ट्र में है, और कार्ले का चैत्य सबसे बड़ा चैत्य है, इसको भी याद रखना। चैत्य क्या होता है? ये बौद्ध धर्म में ये पूजा ग्रह जैसे होते हैं ना, उनको बोलते हैं। जैसे हिंदुओं में मंदिर होता है, उसी तरीके से बौद्ध धर्म में जो चैत्य होते हैं वो पूजा के ग्रह होते हैं, यानी पूजा अर्चना करने वाले ग्रह होते हैं, घर होते हैं, ठीक है। और जो शिक्षा के केंद्र होते हैं बौद्ध धर्म में, उनको विहार बोला जाता है, ठीक।
और जो बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी के निवास स्थान होते हैं उसको मठ बोला जाता है और गौतम बुद्ध के अवशेषों पर जो स्मारक बने होते हैं उनको स्तूप बोला जाता है। ठीक। जैन धर्म के भिक्षु भिक्षुणी जो निवास करते हैं उसको वशादी बोला जाता है। इसको याद रखना। ये बौद्ध धर्म के बारे में तो फैक्ट हैं और साथ में ये एक फैक्ट ये भी है जैन धर्म के बारे में। जहाँ पर जैन धर्म के भिक्षु और भिक्षुणी जो होते हैं वो निवास करते हैं वो उस स्थान को वसादी बोला जाता है। ठीक। ध्यान रखना चैत्य जो होते हैं वो पूजा के ग्रह होते हैं बौद्ध धर्म में। ठीक। और चैत्य की गुफाएं जो हैं आपको महाराष्ट्र में मिल जाएंगी। मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है? ध्यान रखना औसत मोटाई पूछा है। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि 2 एमएम तक होती है ह्यूमन स्किन की जो मोटाई होती है। अब देख लेते हैं हम कैसे-कैसे होती है। देखिए औसतन होती है 2 एमएम इसकी मोटाई होती है, लेकिन जो मनुष्य की पलक होती हैं, आँखें होती हैं, वहाँ पर इसकी जो त्वचा होती है मनुष्य की, उसकी जो मोटाई होती है 1 एमएम तक होती है, जबकि हथेलियों पर इसकी जो त्वचा की मोटाई होती है वो 3 एमएम तक होती है। त्वचा की 3 परतें होती हैं जैसे एपिडर्मिस त्वचा होती है, जो कि सबसे बाहरी परत होती है, एक जल-रोधी अवरोध प्रदान करती है। डर्मिस एपिडर्मिस के नीचे कठोर संयोजी ऊतक, बालों के रोम और पसीने की ग्रंथियाँ होती हैं। दूसरी जो लेयर है हो गई है और तीसरी लेयर होती है गहरी उपचर्म ऊतक यानी हाइपोडर्मिस वसा और संयोजी ऊतक से बना होता है। त्वचा में पाई जाने वाली तेलीय ग्रंथियाँ एवं श्वेत ग्रंथियाँ बीसम और पसीने का स्रावन करती हैं। यानी जो तीसरी प्रकार की जो त्वचा होती है, ठीक है, लेयर होती है, वो श्वेत ग्रंथियाँ और बीसम एवं पसीने का स्रावन करती हैं। बस आप इतना याद रखिए, मनुष्य की जो त्वचा की मोटाई होती है, वो औसतन 2 एमएम तक होती है। ठीक है? चलिए, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था? आपके ऑप्शंस पढ़ लीजिए आप, ठीक है? मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। देखिए, स्टार्ट तो किया था उन्होंने 12 मार्च को, ठीक है? स्टार्ट को किया था उन्होंने 12 मार्च को, बट यहाँ कह रहा है भंग कब किया था, यानी खत्म कब किया? तो ये ऑप्शन होगा 6 अप्रैल 1930 को, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। ठीक है? चलिए थोड़ी-सी डिटेल जान लेते हैं। देखिए, गांधी जी के नमक कानून भंग करने की तिथि थी 6 अप्रैल 1930। ठीक, गांधी जी नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था उन्होंने। 12 मार्च 1930 को साबरमती से उन्होंने यह यात्रा प्रारंभ की थी अपने 78 अनुयायियों के साथ में। ठीक है? और ये पहुँचे थे 12 अप्रैल को दांडी पहुँचकर इन्होंने नमक कानून को भंग किया। सॉरी, यहाँ पर 6 अप्रैल कर लीजिए आप। ठीक है? और 5 मार्च 1931 को आप देखोगे एक घटना और हुई थी, गांधी इरविन पैक्ट। आंदोलन से स्थगित इस जो सविनय अवज्ञा का आंदोलन था, गांधी इरविन पैक्ट के माध्यम से इस आंदोलन को समाप्त किया था उन्होंने। ठीक है जी? चलिए। लेकिन बाद में 1932 में इसे पुनः शुरू किया था उन्होंने। सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1932 में फिर से शुरू किया था। चलिए, दुनिया में दूसरी सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? द सेकंड हाईएस्ट पीक कौन-सी है दुनिया में? माउंट एवरेस्ट, अनाईमुड़ी, K2 या माउंट आबू? देखिए, हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, K2, यानी गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। फर्स्ट तो है, दुनिया में सबसे ऊँची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है। ठीक है? और दूसरी सबसे ऊँची चोटी है K2, गॉडविन ऑस्टिन। चलिए देख लेते हैं आखिर है कहाँ पर। देखिए, ये हमने मैप लिया है अपने प्यारे भारत का और आप यहाँ देखोगे कि ये वाला जो अपना भारत है, इस तरीके से ये पाकिस्तान ने इल्लीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, जिसको हम पीओके कहते हैं। ठीक है? इस तरीके से। 1 सेकंड। ठीक है जी? और ये इसको हम अक्साई चीन कहते हैं, जिसको चाइना ने इल्लीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। ठीक? और आप यहाँ देखोगे पीओके में ये यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है, K2 यही है गॉडविन ऑस्टिन है, यानी दुनिया की दूसरी सबसे ऊँची चोटी गॉडविन ऑस्टिन जिसे K2 के नाम से जाना जाता है, वो अपने भारत में ही है। ठीक है? जो कि पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, उस भारत में है। ठीक? चलिए। 13वां प्रश्न है, धर्म गार्जियन किन 2 देशों के बीच आयोजित होने वाला युद्धाभ्यास है? भारत और जापान, भारत अमेरिका, भारत नेपाल, भारत रूस। देखिए, हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है, यानी भारत और जापान के बीच होता है धर्म गार्जियन। देखिए, हमने यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ली हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको इन्हें या तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, अन्यथा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से ईजिली हर प्रैक्टिस सेट की जो पीडीएफ है एक्सेस कर सकते हो। ठीक है? चलिए, देखिए एक्सरसाइज है संप्रीति, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के मध्य होती है। मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका के मध्य होती है और मैत्री एक्सरसाइज इंडिया थाईलैंड के बीच होती है। वज्र प्रहार इंडिया यूएसए, युद्ध अभ्यास इंडिया यूएसए और नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज जो है इंडिया मंगोलिया के बीच होती है। गरुड़ शक्ति इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच होती है।
शक्ति एक्सरसाइज इंडिया फ्रांस के बीच होती है, धर्म गार्जियन इंडिया और जापान के बीच होती है। हमारे इस प्रश्न का जो जवाब था यही था। सूर्य किरण इंडिया नेपाल, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज इंडिया और चाइना। सिम्बेक्स एक्सरसाइज इंडिया सिंगापुर और शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच होती है, और कॉर्पेट जो है इंडिया और थाईलैंड के बीच होती है। तो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं ये जितने भी हैं, आप इनको याद रखना या फिर नोट डाउन कर लीजिए, अन्यथा पीडीएफ डाउनलोड कर ही लीजिए आप। ओके। 14वां प्रश्न है, वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? देखिए वीडियो के स्टार्टिंग में आपको 4 प्रश्न करंट अफेयर से मिल गए थे और 5वां प्रश्न ये रहा। ठीक है, आपको बताना है वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? मनोज कुमार सक्सेना, अरविंद सक्सेना, डॉक्टर मनोज सोनी या प्रविंद जोशी? देखिए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, डॉक्टर मनोज सोनी प्रेजेंट में यूपीएससी के चेयरमैन हैं। ठीक है, डॉक्टर मनोज सोनी यही हैं, देख लीजिए आप। देखिए संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य डॉक्टर मनोज सोनी ही अब इसके चेयरमैन बन चुके हैं। यूपीएससी के सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति जो होती है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो जाए उतनी होती है। या तो वो उनका 6 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाए या उनकी 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाए। इनमें से जो भी पहले हो जाएगा उतने वर्ष तक वो अध्यक्ष पद पर कार्यरत रहेंगे, सदस्य हो या अध्यक्ष हो। ठीक है। मनोज सोनी यूपीएससी के 31वें अध्यक्ष हैं, ध्यान रखना 31वें अध्यक्ष बने हैं मनोज सोनी। और आर्टिकल नंबर 315 में यूपीएससी के गठन की बात की गई है, भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 315 में। ठीक है। और संघ लोक सेवा आयोग का गठन सबसे पहले हुआ था 1919 का जो अधिनियम आया था उसके माध्यम से वर्ष 1926 में संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है। चलिए, तो अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस प्रैक्टिस सेट का। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में डैश के टीके की खोज के लिए दिया गया था। आपको बताना है कौन से टीके की खोज के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 में दिया गया था। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। डिप्थीरिया की खोज के लिए जो है, टीके की खोज के लिए 1901 में चिकित्सा के क्षेत्र में पहला पुरस्कार दिया गया था डिप्थीरिया की खोज के लिए। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार। देखिए यहाँ पर हमने कुछ टीकों के नाम लिखे हैं और उनके खोजकर्ता इधर लिखे हैं। जैसे चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी, रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर, इन्फ्लुएंजा की खोज थॉमस फ्रांसिस जूनियर और पोलियो के टीके की खोज जॉन साल्क और रोटा वायरस के टीके की खोज पॉल ऑफिट और खसरा कंठमाला छोटा चेचक और मेनिंजाइटिस हेपेटाइटिस ए बी और निमोनिया, इनके टीकों की खोज की थी मॉरिस हिलमैन के द्वारा। ठीक है। और टीकाकरण का जनक जो है एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। याद रखना, आप इसकी पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। रिवाइज़ करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है? तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 40वां, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जीएस फाइटर्स आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कीजिए, और चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।